नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली में अब जनता की चुनी हुई सरकार से ज्यादा प्रभावशाली उपराज्यपाल होंगे। राज्य में अब राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने एनसीटी 2021 के 27 अप्रैल से प्रभावी होने की जानकारी दी है। एनसीटी लागू होने के बाद अब दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सब कुछ होंगे। दिल्ली की सरकार को कोई भी फैसला लेने के लिए पहले उपराज्यपाल से इजाजत लेनी होगी। इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने काफी विरोध किया था। सदन में बिल पास होने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि लोकतंत्र के लिए यह बेहद बुरा दिन है। हम सत्ता की ताकत को जनता के हाथ में रखने की अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे, चाहे जैसी भी रुकावट हो, हम अच्छा काम जारी रखेंगे और ये न रुकेगा न धीमा पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार का यह कहना है कि ये कोई संशोधन नहीं है, बल्कि पहले से ही बने बनाए अधिनियम को और स्पष्ट कर दिया गया है। इससे न तो चुनी हुई सरकार का कोई अधिकार छीना गया है और न ही उपराज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए हैं। केंद्र के अनुसार बजट बिल दिल्ली सरकार के ही अधीन है, लेकिन डे टू डे प्रशासन पर फैसला वो नहीं लेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की कमिटी आपराधिक मामलों को देखने लगी तो फिर एग्जीक्यूटिव पुलिस क्या करेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जनता के लिए सरकार को उपलब्ध होना चाहिए और चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च है। मंत्रिमंडल के पास ही असली शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संघीय ढांचों में राज्यों को भी स्वतंत्रता मिली है। तत्काल सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि शक्तियों में समन्वय हो, शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती है। इसके अलावा बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना से बिगड़ते हालात पर फटकार लगाई थी और कहा था कि आपसे नहीं संभल रहा है तो हमें बताएं। एक बार गुरुवार को भी फिर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान वकील भावुक हो गए। उन्होंने रोते हुए हाई कोर्ट की बेंच के सामने कहा कि उन्हें अस्पताल में अपने रिश्तेदार के लिए बेड की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, मेरी भतीजी मुझे रोज मैसेज करके ये पूछ रही है कि क्या आपके पिता घर वापस आएंगे। वकील को रोता देख हाई कोर्ट के जज ने कहा कि हमें आपसे सहानुभूति है। अब सवाल यहां यह उठता है कि कोरोना से दिल्ली बेहाल है, कैसे सुधरेगा हाल। आज करेंगे हम इसी मुद्दे पर चर्चा। तो अब दिल्ली में सरकार के मायने उपराज्यपाल होंगे, क्योंकि यह एक्ट प्रभावी होने के बाद अब एलजी के पास ज्यादा शक्तियां हैं। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल अब ज्यादा प्रभावशाली यहां पर होंगे, क्योंकि अब सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि कोरोना से दिल्ली बेहाल है, ऐसे में हालात कैसे सुधरेंगे। कोई फैसला लेने से पहले सरकार को उपराज्यपाल की राय लेना अब जरूरी हो जाएगा। इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद विधायिका से जुड़े फैसलों पर एलजी से 15 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी। और साथ ही साथ आपको यह भी हम बता दें कि जिस तरह से अब प्रशासनिक मामलों से जुड़े फैसलों में 7 दिन पहले मंजूरी लेना आवश्यक हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद। तो यह दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार भी लगी है। कहा कि आपसे स्थिति नहीं संभल रही तो हमें बताइए, क्योंकि हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। यह दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार लगी है। दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही नहीं, साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी कमर कसनी चाहिए, यह भी हाईकोर्ट ने कहा है। तो इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवाल है वो आपको बता देते हैं। आज सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि कोरोना से दिल्ली बेहाल है, कैसे हालात सुधरेंगे। एलजी को पावर मिली, क्या कोरोना का होगा गेम ओवर दिल्ली में। दूसरा सवाल यह है, तीसरा सवाल यह है कि कोर्ट की फटकार, दिल्ली के हालातों में कैसे होगा सुधार, सबसे बड़ा सवाल यह है। चौथा सवाल यह है कि कोरोना से दिल्ली परेशान है, क्या होगा अब अगला प्लान कोरोना से बचाने के लिए दिल्ली में लोगों को। आखिरी सवाल यह है कि महामारी का दौर है, सरकार और एलजी कैसे करेंगे इस पर गौर। तो ये तमाम सवाल हैं आज के, जिस पर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरह से कोरोना की स्थिति दिल्ली में लगातार भयावह होती जा रही है, और जिस तरह से लगातार इस पूरे
प्रकरण को अगर हम देखें, दिल्ली में जो स्थिति को देखें, उसको लेकर कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी और सीधे सीधे कहा था कि अगर आपसे हालात नहीं सुधर रहे हैं तो केंद्र को हम जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा देता हूं। प्रेरणा सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। इसके अलावा विपिन शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत प्रेरणा जी मैं आपसे करना चाहता हूं। बिल प्रभावी हो गया है और इस बिल पर चर्चा के दौरान आपने भी आपत्ति जताई थी। अब क्या कहेंगे आप ऐसे वक्त में जब दिल्ली कोरोना से बेहाल है? आपको लगता है कि हालात सुधरेंगे हम इसके बाद, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी? अब कोई दो राय नहीं है कि इस कोरोना के संकट काल में केजरीवाल जी सरकार चलाने में पूरी तरीके से विफल रहे, मगर ये भी कोई तरीका नहीं है कि आप एक चुनी हुई सरकार के ऊपर, जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई है, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, उसका सारे आप अधिकार खत्म करके एलजी को वहां पर बिठा दें। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और इस तरीके पे से चुनी हुई सरकारों पे जिस तरीके से भाजपा अपना शिकंजा कस के अपनी जबरदस्ती की थोपी हुई सरकार चलाना चाहती है, उसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विरोध करती है। खेमचंद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्रेरणा सिंह जी ने जो सवाल उठाया, जबरदस्ती आप क्यों थोप रहे हैं किसी चीज को? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, क्या ये वक्त सही था ये फैसला लेने का? ये सवाल अब उठ रहा है, क्या जल्दबाजी थी इसकी? ऐसे नमस्कार, मेरी आवाज सही आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए, बहन प्रेरणा ने जो बोला कि केंद्र सरकार ये सही नहीं कर रही है, तो बहन प्रेरणा को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब शीला जी की सरकार थी, उन्होंने एमसीडी से दिल्ली जल बोर्ड को लिया, उन्होंने एमसीडी से जो सीवेज डिपार्टमेंट है उसको लिया, उन्होंने जो डीटीसी पहले दिल्ली सरकार के पास नहीं थी उनको लिया। इसका मतलब जो पहले दिल्ली सरकार के पास राइट्स थे उससे ज्यादा राइट्स अभी हैं। और जो एलजी है, एलजी को जो अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ इसलिए है कि एक क्लैरिफिकेशन रहे, एक जो एम्बिग्यूटी थी बिटवीन दिल्ली सरकार और एलजी वो खत्म हो सके। और जो दिल्ली सरकार अराजकता वाले डिसीजन ले रही थी, लगातार गलत निर्णय ले रही थी, वो ना ले पाए। आपने देखा कि पुलिस के लिए 26 जनवरी को जो प्रोटेस्ट हुई, वहां पे पुलिस को बसेस चाहिए थी, तो उन्होंने बस को विड्रॉ कर लिया। वैसे ही ऑक्सीजन के केसेस में आप देखिए कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको व्यवस्था करनी है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही जो फैसिलिटी केंद्र के माध्यम से उनको दी जा रही है, वहां पे भी वो लोगों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। आप देखेंगे छतरपुर में जो अभी राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा या उनकी जगह में जो फैसिलिटी बनाई गई है आईटीबीपी के द्वारा, वहां पे बेड खाली पड़े हैं, लोग बाहर मर रहे हैं, लोग बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको एडमिशन नहीं लेने दिया जा रहा है। मेरे को इन्फॉर्मेशन ये है कि वहां पे जो फैसिलिटीज हैं, वहां पे जो खाना व्यास उनको मुहैया करा रहा है, उसको लेके वो दूसरी जगह दे रहे हैं। वहां पे जो ऑक्सीजन उस फैसिलिटी के लिए दी गई है, उसको वो डाइवर्ट करके दूसरी जगह पे लगा रहे हैं। और उस फैसिलिटी के सामने कई लोग मर गए, कई लोग वहां पे तड़प रहे हैं, कई लोग वहां पे परेशान है, लेकिन उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी अराजकता को कंट्रोल करने के लिए, और वो विधानसभा कम से कम जो हमारी लोकसभा है, जिसको पूरा विश्व मानता है, जिसने कुछ स्टैंडर्ड तय किए हुए हैं, उसके अनुसार चले। क्योंकि हमारी लोकसभा में ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जाती जो लोकसभा में मौजूद नहीं है या फिर हमारी लोकसभा के दायरे से बाहर है। लेकिन आपने देखा कि केजरीवाल जी विधानसभा में किसी के भी खिलाफ, किसी के भी समर्थन में वहां पे वो प्रस्ताव लाते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं और अनगढ़ बातें करते हैं। तो इन सारी चीजों को डेमोक्रेटिक तरीके से चलाने के लिए ये चीजें लाई गई और इससे दिल्ली वालों को लाभ होगा। और केजरीवाल सरकार जिस तरीके से दिल्ली को परेशान कर रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, उसमें कमी आएगी और लोगों को सहायता मिलेगी। और इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने देखा हाईकोर्ट ने भी बोला है, कोर्ट ने बार बार बोला है, अगर आप नहीं चला पा रहे हैं, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर आपकी नियत नहीं है, तो आप हमें बताएं, हम केंद्र से अनुरोध करेंगे वो अपने हाथ में इस फैसिलिटीज को ले ले। ठीक है, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी चिराग भी जुड़ रहे हैं, एसोसिएट एडिटर। चिराग, क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल वाकई फेल हो गए थे कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में? और अब जो परिस्थिति सामने आ रही है, अब कोरोना से जब हालात बिगड़ेंगे तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ये सब सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये वक्त सही था? ये सवाल उठ रहा है ऐसे वक्त में। देखिए, कोरोना एक अलग चीज़ है और जहां तक बात है इस बिल की, जो एनसीटी 2021 का बिल है, ये अपने आप में ये पहले से कवायद चल रही थी और लगातार आपने पहले भी हमने सुना किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो तमाम आरोप लगाए आम आदमी पार्टी ने कि केंद्र सरकार एक चोर दरवाजे से जो है इसको पास कराने पे तुली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी केजरीवाल को और उसमें साफ साफ कहा था कि जो चुनी हुई सरकार है वही जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं
अब उस अधिनियम को परिवर्तित कर दिया है और वो संसद के द्वारा किया गया, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से, उसके बाद राष्ट्रपति ने इसको साइन किया और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। जो है एक तरह से कहा जाए कि अब इसमें बात ये भी उठने लगी कि क्या केजरीवाल के पर कतर दिए गए या फिर एलजी को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जो जानकार है, जो कानून के विशेषज्ञ, वो ये मानते हैं कि ना तो उनके पर कतरे गए और ना ही बहुत विशेष अधिकार एलजी को दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक अधिकार जरूर जो है वो एलजी के हाथ में है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब 15 दिन जो है वो जो कई जो अहम फैसले होंगे वो 15 दिन पहले भेजने होंगे। यानी कि क्या ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो है वो अब एलजी देखेंगे या फिर जो बजट से रिलेटेड चीजें हैं, यानी कि जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीजें हैं, जो दिल्ली सरकार तमाम जो डेवलपमेंट वर्क कराती है, उससे जो पैसा कमाती है, जो पैसा रेवेन्यू के रूप में आता है, वो उस पर जो है अधिकार सरकार का ही रहेगा। ये डिमार्केशन जो है ये किस तरह से किया गया, ये तो ड्राफ्ट जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा उससे साफ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने भी उस समय भी आपको याद होगा तमाम ट्वीट्स किए थे सीएम ने भी और डिप्टी सीएम ने, कि कहीं ना कहीं जो चुनी हुई सरकार है उस पर ही कुठारा गाते हैं। उनका साफ साफ कहना था फिर इलेक्शन ही क्यों करा है, फिर इस तरह से एक प्रोसेस ही क्यों हुआ कि इलेक्शन करा रहे हैं, सीएम बन रहा है और उसके बाद जो है अगर आपको अपनी मर्जी चलानी है, जो एलजी के थ्रू आपको सरकार चलानी है, तो फिर इसका क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं यूटीज में, चूंकि देश में जो है वो 8 यूटीज हैं, ऐसे में तमाम यूटीज की निगरानी केंद्र सरकार ही करता है। दिल्ली में भी लैंड और बिल्डिंग की बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और साथ साथ अगर कानून और व्यवस्था की बात करें वो भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बिल के जरिए सरकार ने साफ कर दिया है कि ये दोनों तो है ही उनके सब्जेक्ट, बाकी कोई भी अगर डिसीजन लेना होगा वो कहीं ना कहीं एलजी के मार्फत ही जाएगा। लेकिन ऐसे केसेस में शंकर कई बार ये भी देखा गया है कि एलजी और जो सरकार होती है वो आपस में आपसी सहमति से ही सब फैसले लेती है, क्योंकि अगर कोई एक की पावर्स को ज्यादा कर दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर दूसरे जो चुनी हुई सरकार है उसको भी दिक्कत होगी। तो ये एक तरह से कहा जाए पावर टसल का मामला है और कहीं ना कहीं ऐसे में अगर दिल्ली के लोगों का विकास करना है तो ये पावर टसल जो है वो एक तरह से छोड़ना पड़ेगा, ईगो टसल छोड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं साथ बैठकर ये काम करना पड़ेगा, तभी दिल्ली के लोगों का भला होगा। वहीं दूसरे हाईकोर्ट बहुत सकता है, साफ साफ कोरोना को लेकर भी तमाम बातें बोल चुका है और इतना तक कह चुका है अगर आपसे नहीं संभल रहा तो केंद्र सरकार को दे दी जाए जिम्मेदारी, और ऑक्सीजन को लेकर तो लगातार मारामारी हो ही रही है। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं इसको अभी आना जरूरी था, ये इसको टाइम से नहीं जोड़ना चाहिए, ये एक प्रोसेस था जो होना था, राष्ट्रपति साइन कर चुके थे, अब नोटिफिकेशन आना था। चूंकि अब कोरोना भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं अब लोग इसको इससे भी जोड़कर देख रहे हैं। ठीक है, अपने पैनल का रुख करते हैं अब सीधे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से भी काजी इमरान साहब जुड़े हुए हैं, विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रेरणा सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई, इसके अलावा खेमचंद जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। काजी इमरान साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, कोर्ट ने खुद कहा है कि आपको मौका दिया गया और जब मौका था तब आप लोगों ने काम किया नहीं। अब आप लोगों को क्या चिंता है इस एक्ट को प्रभावी होने के बाद? अब आप लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, पहले से ही आप लोग कह रहे थे कि आपके अधिकार हैं जिनको छीना जा रहा है, एलजी को ज्यादा अधिकार नहीं देने चाहिए थे, लेकिन ये प्रोसेस जिस तरह से मेरे सहयोगी चिराग भी बता रहे थे, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल हमें नहीं उठाने चाहिए थे। ये तो एक प्रोसेस है, शुरू से चला आ रहा था, अब ये लागू हो गया जिसकी तारीख कल थी, इसमें आपको दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत इस बात की है कि ये जो बिल लेकर आया गया है ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की जो बुनियादी आत्मा है ये उसके खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है, ये दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी हुई एक सरकार की जो पूरी ताकत है उसको खत्म करने वाला बिल है। इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। जहां तक रही बात, आप लगातार हम देखते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार कभी एलजी के जरिए, कभी गृह मंत्रालय के जरिए कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के कामों को प्रभावित करने का काम कर रही है। दिल्ली सरकार देश की इकलौती सरकार रही जिसने डेवलपमेंट के मामले में नए आयाम विकसित करने का काम किया। बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो बुनियादी जो जरूरतें थी उनको लेकर देश के अंदर सबसे बेहतर काम करने का जो हमने एक मॉडल बनाया था, आज केंद्र सरकार उससे परेशान हुई और उन्होंने हमारे काम को डिस्टर्ब करने के लिए जो राजनीति में नई धारा हम विकसित कर रहे थे, उस नई धारा का रुख मोड़ने के लिए
केंद्र सरकार जबरन इस तरह का बिल लेकर आई है, इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। ये एक चुनी हुई सरकार को गैर लोकतांत्रिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से हाईजैक करने का एक गंदा प्रयास है, जिससे दिल्ली की आवाम का नुकसान होने वाला है, दिल्ली के लोगों का नुकसान होने वाला है। आज दिल्ली के लोगों को अगर बिजली फ्री में मिल रही है, आज अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के सबसे अच्छे सरकारी स्कूल हैं, तो इसमें केंद्र सरकार को दिक्कत किस बात की है? केंद्र सरकार के अधीन कानून और व्यवस्था का मामला था, तो उनको दिल्ली के अंदर सबसे अच्छी कानून व्यवस्था कर देनी चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े ऐसे आते कि जिससे दिल्ली सबसे अच्छी कानून व्यवस्था होती, उनके पास काम करने के लिए मौका था। अगर आज ये बात कही जा रही है कि दिल्ली सरकार ने क्या काम किया है, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि अभी भी जो है अच्छा खासा जो एरिया है वो केंद्र सरकार गवर्न कर रही है। एमसीडी की हालात हम देख रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार के अधीन जो डिपार्टमेंट थे, सबसे बड़ी बात जो कानून व्यवस्था का मामला रहा, उसमें क्या किया केंद्र सरकार ने? कितना अच्छा परफॉर्मेंस केंद्र सरकार की रही। और जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, जहां चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, आज कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से शमशान बना हुआ है। भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर उत्तर प्रदेश को शमशान बना दिया है। आज की तस्वीर आपने देखी होगी, एक वृद्ध आदमी साइकिल पर अपनी पत्नी की लाश लेकर जा रहा है। ये लाश किसकी है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार की लाश है, ये उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की लाश है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की मरती हुई संवेदना की लाश है। उस पे कौन टिप्पणी करने वाला है? इससे बुरे हालात देश के अंदर अगर कहीं पर हो तो बताइए। कब्रिस्तान में, शमशान में जो लाइनें लगी हुई हैं, टोकन बट रहे हैं, इससे बुरे हालात, उत्तर प्रदेश से बुरे हालात किसके हैं? तो अगर आप दिल्ली को केंद्र सरकार को सौंप देना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को किसको सौंपेंगे? आप बताएं। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार चल रही है, ना कि आपको मौका दिया गया, आपसे अगर हालात नहीं सुधर रहे हैं तो केंद्र को मौका देते हैं, ये तो कोर्ट ने कहा है। काजी इमरान साहब, विपिन शर्मा जी को मैं इस डिबेट में जोड़ना चाहता हूं। विपिन शर्मा जी, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ये बात कही थी कि दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करना बिल्कुल जायज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल स्पष्ट। विपिन शर्मा जी को मैं लाना चाहता हूं इस डिबेट में। विपिन शर्मा जी, जिस तरह से काजी इमरान जी कह रहे हैं मुश्किलें बढ़ेंगी इसके बाद, आपको लगता है ये फैसला ठीक है? और जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली में। देखिए, सिक्के के दोनों पहलू हैं शंकर जी। मैं चाहूंगा कि मैं किसी के बीच में बोला नहीं, तो धैर्यपूर्वक सब लोग मेरे भी विचार सुने। देखिए, 100 बातों की एक बात। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, जब पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनसे मेरे को उनका बतौर पत्रकार मैं जब उनके साथ उनको मिला, उनका इंटरव्यू करा, तो वो एक बात बिल्कुल देखिए, एक बात जो काबिले तारीफ है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते थे कि जब जिम्मेदारी लेने की बात आती थी तो शीला दीक्षित, मतलब बहुत कम ऐसे नेता होते हैं इतने वरिष्ठ की जो जिम्मेदारी, देखिए अंग्रेजी में कहते हैं कि बोकेस के लिए तो हर कोई तैयार होता है, ब्रिक बैट्स के लिए अपना पल्ला झाड़ दिया जाता है। तो शीला दीक्षित जी जो थी वो हमेशा जिम्मेदारी लेती थी किसी भी बात की। अगर कोई कुछ अच्छा काम हुआ है वो श्रेय उनको मिले, वो ठीक है, लेकिन वो जिम्मेदारी भी लेती थी। दूसरी बात, हम लोग इतने समय से, देखिए हम लोग दिल्ली के नागरिक हैं, तो यहां पर हम लोग सुनते आए हैं कि एक संपूर्ण राज्य का ओहदा कब मिलेगा दिल्ली को। देखिए, वो मुमकिन नहीं है। कभी भी राजधानी को किसी भी देश की राजधानी को आप संपूर्ण राज्य का स्तर नहीं दे सकते। आप लंदन की बात करें, पेरिस की बात करें, जितने सेंट्रल ऑफिसेज हैं, गवर्निंग ऑफिसेज हैं, आप एम्बेसीज की बात करें, जो पुलिस है वो किसके तहत आएगी? केंद्र के, जो राजधानी की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक तरह से भ्रम था। कोई भी सरकार हो। मैं यहां पर राजनीति से ऊपर उठ के एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए कि यहां पर संपूर्ण राज्य की बात चलती थी, तो यहां पर देखिए पहले एक यूनियन टेरिटरी थी, उसके बाद इसको पार्शियल स्टेटहुड का दर्जा मिला दिल्ली को। तो यहां पर समझना पड़ेगा, भरमार है मुद्दों का। और यहां पर अब कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, दूसरा चरण जो ये आया डबल म्यूटेंट, हम एक उसको ट्रिपल म्यूटेंट की भी बात कर रहे हैं। तो यहां पर हाहाकार मचा हुआ है। उसके बाद इसको आप अगर हम टाइमिंग को जोड़ें कि एक तरफ वो पहले वो जो एक्ट आया
उसमें संशोधन, उसके बाद एमएचए ने एक गैजेट नोटिफिकेशन दिया कि आप उसमें अब ये एलजी को ज्यादा पावर मिलेगी। यहां पर इनको दोनों को जोड़ना नहीं है। उधर से आप दिल्ली हाईकोर्ट की अगर फटकार की बात बोले या उन्होंने उनको बोला कि भाई आपसे अगर दिल्ली सरकार से कि आपसे अगर स्थिति नहीं संभल रही तो ये देखिए ये तो सबके सामने है और उसमें कोई भी राज्य हो वो जिम्मेदार होगा। अगर आप कोर्ट एक मामले का संज्ञान ले रही है, आप समझ सकते हैं कितना ज्वलन मुद्दा है इस समय। एक तरफ जब हम लोग बोल रहे हैं, मैं भी पहले जो मेरे से बात कर रहे थे वो उन्होंने बोला कि यहां पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं, हम और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ऑक्सीजन की किल्लत मची हुई है वहां पर। अगर यहां पर इस समय राजनीति से ऊपर उठ के हम लोगों को समझना पड़ेगा, अगर हम आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता नहीं है या आरोप प्रत्यारोप हमने लगाने हैं तो ये समझना पड़ेगा हर एक की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहां पर हम लोग सब लापरवाह हो गए थे, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और यहां पर ये बोले कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की है, कि आपस में तालमेल का अभाव था। हमने सपने भी नहीं सोचा था, पहले कोरोना की जो मार आई वो एकाएक हमारे सर पे आई और हमने फिर उसके बाद भी देखिए हमने जिस समय रहते, WHO ने भी तारीफ करी कि हमने समय रहते लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिससे बहुत भारी संख्या में जो एक नुकसान होना था जान मान को वो उससे हम बच सके। हमारी हिंदुस्तान की आबादी को अगर हम मद्देनजर रखें और साथ में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, अब कम से कम एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी की आवश्यकता है और साथ में नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। अभी हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हाहाकार मचा हुआ है, यहाँ पर किल्लत हर जगह है, अभी भी हम वो राजनीति थम नहीं रही, आरोप प्रत्यारोप के प्रहार करी जा रहे हैं। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये कोरोना किसी की देन नहीं है। और यहाँ पर अगर देखिए, बस एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, यहाँ पर जो ये अब मुद्दा है, आपने ये बोला कि अब एलजी को देखिए कि एलजी के पास ही होगा जब तक बिल वो उसको जब तक उनकी रजामंदी नहीं होगी या उनकी तरफ से हस्ताक्षर नहीं होंगे तो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये आपस में तालमेल बिठाना पड़ेगा। ये अब बहुत हो गया, दिल्ली की जनता ने, निश्चित बात है, देखिए लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक जो है उसको उसका हम सम्मान करते हैं। जो प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है, काफी काम इन्होंने करे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली की जनता को कम समझे। दोनों बारी इनको आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। जनता सब जानती है ये। और अगर आप कांग्रेस की बात करें, एक जमाना जो मैंने शीला दीक्षित जी का करा कि जो उनका राज था, आप 1998 से लेकर 2013 तक, लेकिन उसके बाद 2 विधानसभा के चुनाव हुए हैं और वो कांग्रेस अपना विधानसभा में खाता नहीं खोल पाए हैं दिल्ली में। तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि क्या इस समय गंभीरता क्या है। प्रेरणा जी, मेरा आप ही से सवाल अगला, उसके बाद हम राजनीति शुरू करते हैं, तो ये मुझे लगता है ये कहीं की समझ नहीं होगी। ठीक है प्रेरणा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तालमेल तो बिठाना होगा ना, लड़ाई में तो दिल्ली की जनता का ही नुकसान है। और दूसरा मेरा सवाल यह है आपसे प्रेरणा जी, क्या आपको लगता है कि अब हालात सुधरेंगे राजधानी दिल्ली के? दिल्ली के हालातों के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों जिम्मेदार हैं और इस तरीके से एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों का हनन करके दिल्ली का उद्धार नहीं किया जा सकता। अगर भाजपा या केंद्र ये चाहती थी कि दिल्ली के हालात सुधरे तो वो कोऑर्डिनेशन बेहतर कर सकती थी, दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती थी, अपने क्वारंटाइन सेंटर्स जो कि केंद्र के संरक्षण में होते ये सेटअप कर सकती थी कि दिल्ली के लोगों को कोरोना काल में इलाज के लिए दर दर ना भटकना पड़े। लेकिन केंद्र सरकार ने ये सब नहीं किया, दिल्ली को वेंटिलेटर्स नहीं दिए, दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं दी, दिल्ली में नए क्वारंटाइन सेंटर सेटअप नहीं करे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कानून बदलने का काम किया और दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो दिल्ली के लोगों ने चुनी है उसके अधिकारों का हनन करना उन्होंने ठीक समझा, जो कि पूरे तरीके से गलत है। आज दिल्ली की हालत दोनों के कारण हुई है, दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, दोनों सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल साहब अपने प्रचार और प्रसार में व्यस्त है, मोदी सरकार हर जगह अपनी सत्ता चाहते हैं, चाहे वो विधायक खरीद के ली जाए या वो चुनी हुई सरकारों के अधिकारों को खत्म करके उनके ऊपर एलजी को बिठा कर की जाए। उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल सेट है। दिल्ली की जनता मर रही है इस नूरा कुश्ती में और किसी को इसकी कोई चिंता नहीं हो रही। खेमचंद जी। जी हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ खेमचंद जी बोलिए। देखिए खेमचंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है? आपको आ रही मेरी आवाज? जी आ रही। प्रेरणा जी ने जो सवाल उठाए हैं मैं चाहता हूं उसका जवाब दें आप प्लीज। देखिए, इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और अभी हमारे जो फेलो पैनलिस्ट हैं, पत्रकार महोदय, उन्होंने भी जो बात रखी थी बिल्कुल सही है। और आपको बता दूं, इस बिल के माध्यम से चुनी हुई सरकार के कोई भी राइट को विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस समय दिल्ली सरकार के पास पहले से ज्यादा अधिकार हैं और दिल्ली सरकार पहले से ज्यादा इक्विप्ड है। और ये बेंच भी जानती हैं कि पहले तो दिल्ली के पास जल बोर्ड भी नहीं होता था, एमसीडी भी पहले भी दिल्ली बोर्ड के पहले दिल्ली सरकार के पास
डीटीसी तक भी नहीं होती थी। आज दोनों बड़े डिपार्टमेंट भी दिल्ली सरकार के पास है और दिल्ली सरकार के पास पिछले साल 65,000 करोड़ का बजट था, इस साल 69,000 करोड़ का बजट है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें एक्सक्लूसिव राइट दिल्ली सरकार के पास है, वो चाहें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार में लगे हुए हैं और सिर्फ और सिर्फ वो प्रचार करना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं तो सब लगे हैं। जनवरी से मार्च कौन नहीं लगा, बताइए। आप मेरे को कंप्लीट आप अपने नेताओं को देखिए, आपको प्लीज फिर हर सरकार पर सवाल उठेगा, फिर हर सरकार पर सवाल उठेगा। प्रचार कौन नहीं कर रहा, आप ये बताइए मुझे। देखिए, आपने सभी को बोलने दिया, आप मेरे को प्लीज इंटरप्ट करेंगे तो फिर मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आम आदमी पार्टी के अभी काजी साहब कह रहे थे कि भाई उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जबरदस्त काम किए हैं, उन्होंने नए नए स्टैंडर्ड स्थापित किए। उन्होंने क्या नए स्टैंडर्ड स्थापित किए, मैं आपको बता दूं। उन्होंने जनवरी में उनको बजट देने के बावजूद, उनको सेंक्शन मिलने के बावजूद भी एक भी ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में नहीं लगाया, लेकिन 150 करोड़ रुपए उन्होंने टीवी पे फूंक दिए। हर 5 मिनट में उनका विज्ञापन आता है, हर टीवी पे विज्ञापन आता है। आईपीएल से ज्यादा लोग उनको देख रहे हैं टीवी पे। अनाप शनाप बातों के लिए वो विज्ञापन देते हैं। अभी टैंकर के लिए जो हाई कोर्ट ने उनको बोला कि भाई अपनी जो ऑक्सीजन है, अपनी जो कोटा की ऑक्सीजन है, उसको ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था करो, तो उसकी व्यवस्था करने की बजाय वो अखबारों में ऐड देते हैं कि भाई हमें बताओ, अगर आपके पास टैंकर है तो हम आपसे टैंकर की व्यवस्था करवाएंगे। अरे भाई, ये काम सीधे सीधे भी हो सकते हैं। जो काम सीधे सीधे हो सकते हैं वो उनके लिए भी विज्ञापन देते हैं और कोर्ट को उनको बार बार फटका लगानी पड़ती है। काजी इमरान जी जवाब दीजिए, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना है। रुकिए भैया, रुकिए। काजी जी के पास आने से पहले काजी जी ने कहा कि हम बिजली फ्री दे रहे। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। बुझाकर हजारों घर के चिराग वो कहता रहा अरविंद केजरीवाल जी, शहर में बिजली मुफ्त है। वाह भाई वाह। आप यूपी की बात करते हैं, आपके हालात तो वो है, बिल्ली 100 चूहे खा के हज पे जा रही है। तो आप भी यूपी में फ्री कर दीजिए ना, छोटा सा शहर है, छोटा सा एरिया है। आप भी यूपी में फ्री कर दीजिए, मध्य प्रदेश में फ्री कर दीजिए, हरियाणा में फ्री कर दीजिए। आपके पास हेल्थ का ही 48,000 करोड़ का पिछले 6 साल में बजट था। उत्तराखंड में फ्री कर दीजिए। आपने बेड एडिशनल नहीं अरे किए। खेमचंद जी, आप तो फ्री करके तो देखिए। जो कोटे की जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट, वो तो चैलेंज करते हैं आपको कई बार। आप दूसरे स्टेट की बात करते हैं, आपके यहाँ पे लाइनें लगी हुई है और आप ऐसे व्यवस्था फैला रहे हो कि 45 अस्पताल को जो लोग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, उसमें से काट के आप सिर्फ 17 हॉस्पिटल को देते और 28 हॉस्पिटल को आप छोड़ देते और उसमें कितने भाई बहनों की मृत्यु होती है हम सभी जानते हैं, हम सभी ने देखा। और अभी आईटीबीपी ने जो फैसिलिटी बनाई है उसमें लोगों को एडमिट नहीं करने दे रहे हो, अंदर बेड खाली पड़े हुए हैं। वहाँ की जो ऑक्सीजन है, वहाँ की जो फैसिलिटीज है, मुझे जगह आप ट्रांसफर कर रहे हो। आप दूसरे स्टेट के बारे में बात कर रहे हो जहाँ पे आपको मैंडेट मिला है, जहाँ पे आपकी सरकार है, वहाँ पे आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, वहाँ पे आप सिर्फ टीवी पे आ रहे हो, वहाँ पे आप सिर्फ वीडियोग्राफी कर रहे हो, वहाँ पे सिर्फ आप प्रचार कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। पहले अपने घर को सुधारो, जहाँ जिम्मेदारी है, जहाँ सरकार बनी है वहाँ पे काम करो, फिर दूसरों की बात करो। तो आप खुद अच्छा करोगे तो आप दूसरों पे उंगली उठाने लायक होगे। यूपी में 25 करोड़ की आबादी है, कंपेयर करो, आप 10% भी उनके सामने नहीं हो। खेमचंद जी, मुझे उत्तर प्रदेश में भी सवाल हम ठीक है काजी साहब मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, माफी के चाचा। ब्रेक से वापस आऊंगा तो जवाब लूंगा। खेमचंद जी ने बहुत सारे सवाल आप पर उठाए, लेकिन खेमचंद जी एक चीज हमको समझनी होगी, अच्छे फैसले जो भी होते हैं चाहे किसी भी सरकारों के हो, उनका हमें स्वागत करना चाहिए, उन पर ऐसे वक्त में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता को सरकारों के फैसले अगर पसंद आ रहे हैं तो आपका भी हक बनता है कि उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनता हैं। अगर फायदा होगा तो सबको होगा, हम सबको होगा, आपको भी होगा, क्योंकि आप भी इसी देश के नागरिक हैं। खेमचंद जी, ये बात हमको समझनी होगी। काजी इमरान जी, आप जवाब देना चाह रहे थे खेमचंद जी का, और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि एडवर्टाइजिंग में आप बिजी हैं, प्रचार में आप लोग बिजी हैं, तालमेल तो बिठाना होगा। ये बात तो आपको भी समझनी पड़ेगी काजी इमरान साहब। बिना तालमेल बिठाए आप दिल्ली में जनता के हितों की बात कैसे करेंगे? बिल्कुल समय गवाह है इस बात का कि केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमने कितने जतन किए हैं दिल्ली के अंदर। और अगर आज जो कुछ काम आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, आज अगर दिल्ली की जो राज्य सरकार है वो देश के अंदर सबसे अच्छी राज्य सरकार अगर है, तो कहीं न कहीं हमने एलजी के साथ, केंद्र सरकार के साथ, गृह मंत्रालय के साथ तालमेल बिठा के काम किया है। इसी वजह से इतने अच्छे परिणाम। तो फिर हमेशा केजरीवाल साहब कोसते क्यों रहते हैं प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को अपनी विफलताओं के लिए? अगर आप तालमेल बनाते हैं तो ये नूरा कुश्ती आपकी हमेशा क्यों चलती रहती है? कांग्रेस पार्टी का सवाल है, काजी इमरान। पूरी कर लूं आपको।
बिल्कुल, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पहले मैं प्रेमचंद जी का जवाब दे दूं, फिर मैं प्रेरणा जी का जवाब देता हूं। ठीक है, जो अभी ऑक्सीजन की बात करी, हमारे मित्र को यह समझना चाहिए तो 8 ऑक्सीजन प्लांट मिले तो मैं आपको बता रहा हूं, और एक ऑक्सीजन प्लांट अभी तक कहां रेडी हो पाया। ये ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की थी। पहली बात इनको समझना चाहिए। मजाक मत करो, झूठ मत बोलो भैया, झूठ मत बोलो। गलती मानो तभी सुधार पाओगे। 8 का बजट आपको दिया है, 8 का सेंक्शन आपको दिया है, आपके पास लगभग 10,000 करोड़ का इस समय स्वास्थ्य का बजट है, और झूठ बोल रहे हो टीवी पे। शर्म आनी चाहिए आपको। दोनों में कोई तालमेल नहीं है, सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए अपनी राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं। आप आरोप लगा रहे हैं किसी भी स्टेट ने, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। क्यों? खेमचंद जी, शर्म की बात है। खेमचंद जी, प्लीज सुन तो लीजिए काजी इमरान जी को, काजी इमरान जी को सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। सब लोग विफल हुए हैं, कोर्ट ने भी इस पर सवाल, कोर्ट ने फटकार केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को, सबको लगाई है। खेमचंद जी, इस बात को समझना होगा हमको। कोई अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता है कि हमने अच्छा काम किया है। अच्छा काम होता तो नतीजे कुछ और होते आज। ये बात आप भी जानते हैं अच्छे से। मैं बात रखूं। केंद्र सरकार ऑन स्क्रीन झूठ बोलने का काम करती है। केंद्र सरकार के लोगों से हम लोग लगातार संपर्क में थे। ऑक्सीजन की समस्या को लेकर हम लगातार पत्र लिखते रहे दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। जितना वादा हमको, जितनी ऑक्सीजन हमको मिलनी चाहिए थी, उतनी ऑक्सीजन नहीं हमको दी गई। अभी भी हमसे वादा किया जा रहा था कि 500 मिलियन का लाभ तो मिलेगी, आज 200 तक हमको मिल रही है। आप बताइए कि ये क्या सिस्टम है, जब जितनी हमको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, और नीचे आगे कुछ भी कुछ भी ऐलान कर दीजिए। ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रही, उसका भी ठीकरा आप राज्य सरकारों के ऊपर फोड़ दे रहे हैं। चलिए ना, दिल्ली की बात मान रहे हैं, हमारी नाकामी वहां से रही। अब प्रेमचंद जी आप जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 14 ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल होने से एक भी इंस्टॉल नहीं होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब केंद्र सरकार जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार है। चलिए हमने मान लिया थोड़ी देर के दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। प्रेरणा जी को मैं इस डिबेट में लाना चाहता हूँ। प्रेरणा सिंह जी, अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 14 मिले थे उत्तर प्रदेश को, एक भी नहीं इंस्टॉल होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार? प्रेरणा जी, मेरा सवाल यह है कि सिर्फ हम क्या ब्लेम गेम ही करते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, या सच्चाई को हम स्वीकार करेंगे? कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो प्रेरणा जी। लेकिन अगर 14 जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहां पर 14 ऑक्सीजन प्लांट मिले थे, वहां किसकी कमी, किसकी गलती थी, किसने इंस्टॉल नहीं किया? इसके का आपको समझ जाना चाहिए, या फिर कमी कहाँ पे हो रही है। ठीक है, प्रेरणा जी आप बोलिए। दिल्ली में हम गलत कर रहे थे, देखिए प्रदेश में खेमचंद जी, काजी इमरान साहब, दोनों को रोक रहा हूँ। प्रेरणा जी का वक्त शुरू होता है। प्रेरणा जी आप बोलिए। देखिए, दोनों ही सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। और सिर्फ प्रसार प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रसार मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं। वो 1200 करोड़ रुपए अपने प्रचार पे तो खर्च कर देते हैं, मगर दिल्ली के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर खरीदने की क्षमता वो नहीं रखते। और यही हाल हमारे प्रधानमंत्री जी का है। उनको प्रचार करना जरूरी था, बंगाल की सत्ता हासिल करना उनके लिए जरूरी था, बड़ी बड़ी रैलियां निकालना उनके लिए जरूरी था। लेकिन दिल्ली की जनता यहाँ कोरोना से मर रही है, दिल्ली के अस्पतालों में जगह नहीं है। आज दिल्ली के लोग दिल्ली से बाहर जाकर अपना इलाज कराने पर मजबूर है। ये किस बेसिस पर मोदी सरकार अपनी फीस खत्म आ रही है? ये कोई राजनीति नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार ने अपना पल्ला नहीं झाड़ा। आज हाईकोर्ट तो गंदी होगी राजनीति है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी बीमार है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी खेमचंद जी, सारा वक्त आप ले लेंगे तो बाकी पैनलिस्ट क्या करेंगे? आपको मैंने वक्त दिया था, प्लीज जवाब तो सुनने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा ना। खेमचंद जी, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। प्रेरणा जी अपनी बात को रख रही हैं, आप प्लीज काम कर रही है। प्रेरणा जी को बोलने दीजिए। आपका वक्त खत्म हो गया खेमचंद जी, आप बीच में मत बोलिए। क्या करें आपके फ्री पानी का, क्या करें हम लोग मोदी जी के भाषणों का? आज सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली वालों के पास, दवाइयों के लिए हम लोग परेशान हैं। 1-1 लाख रुपए में लोग कोरोना की दवाई खरीदने पर मजबूर हैं। क्या नहीं संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को?
लेकिन प्रधानमंत्री जी चुनावों में व्यस्त है, कानून को बदलने में व्यस्त है, और मुख्यमंत्री जी टीवी पर रोने के में व्यस्त है और अपने प्रचार करने में व्यस्त है। बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है। ठीक है, विपिन शर्मा जी, मैं आपको इस डिबेट में लाना चाहता हूं। अब आपको लगता है कि दिल्ली के हालात सुधरेंगे? जिस तरह से अब ज्यादा पावर एलजी को मिली है दिल्ली में, अब सबके जहन में सवाल आ रहा है कि बहुत विकट स्थिति है दिल्ली में, अधिकारों की जंग शुरू से ही चल रही थी। अब ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि मिलकर काम होगा इस संकट की घड़ी में दिल्ली वासियों के लिए? देखिए, मैं ये बोलूंगा बड़े विश्वास से कि जो एलजी का जो पद होता है तो उसकी एक अलग गरिमा होती है और बहुत जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर संविधान के तहत ही होगा, और लोकतंत्र की देखिए, लोकतंत्र का अपना अलग महत्व है। जो अब अगर चुनाव हुए और चुनाव के तहत एक सरकार को चुना है तो उसका जरूर दोनों तरफ से सम्मान होना चाहिए। एलजी को उनका सम्मान करना चाहिए, जो एक सरकार जो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है। और साथ में, और यही आप अगर इस नए एक्ट की बात करें तो जिस तरह से संशोधन हुआ है तो वो निश्चित बात है आपस में चाहते हैं सामंजस्य बैठे किसी तरह से, हार्मोनियस एक तरीके से। वही मेरा सवाल था विपिन शर्मा जी, सामंजस्य बैठेगा क्या? पहले भी तो अधिकारों की जंग को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार ये सरकार आरोप लगाती रही कि केंद्र के इशारे पर एलजी काम कर रहे हैं, हमसे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमको काम करने नहीं दिया जा रहा जनता के लिए। मैं आप ही के सवाल का बड़ा सरल तरीके से जवाब दे रहा हूं। अति सर्वोवर्जिता, देखिए अति हो चुकी है इस समय, और आप लोगों के धैर्य को कितना और उनकी परीक्षा लेंगे। यहाँ पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं, शमशान घाट में भी आज इंतजार करना पड़ रहा है कि कैसे अंतिम संस्कार करे जाएं, और आप खुद समझ सकते हैं क्या हालत है। यहाँ पर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो कम से कम बड़े बड़े देशों ने, देखिए जापान का उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध में उनके दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा में जब एटॉमिक बॉम्ब गिरा, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से फिर अपने पैरों पे खड़े हो गए, आत्मनिर्भर हुए असल मायने में, और पूरे दुनिया के सामने एक नजीर पेश करी। हमारा तो उसके मुकाबले कुछ भी इतना बड़ा महामारी नहीं है। हमें समझना पड़ेगा, अगर आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हम लोग ग्रस्त हैं इस दूसरे कोरोना वेव से, तो अब कम से कम सुध लेनी चाहिए कि अब तो कम से कम जितने नेता हैं राजनीतिक दल के, वो एक मंच पे खड़े दिखाई दें। और ये बड़े साल पहले एक गीत आया था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, और तो ये सुर बने हमारा, तो वो अब वो कब आएगा? वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? काजी इमरान जी, सुर मिलेगा क्या? सर के ऊपर से निकल जाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। काजी इमरान जी, सुर मिलेगा नहीं मिलेगा, या दिल्ली की जनता इसी तरह मरती रहेगी? एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा, जिम्मेदारी कौन लेगा ये बताइए मुझे। हम क्या श्रेय लेने के लिए तो तैयार होड़ में लग जाते हैं। हाँ, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? काजी उनसे पूछिए, उन परिजनों से जिन्होंने अपनों को खोया है। बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल विपिन जी, हमने भी अपने कई पत्रकार भाइयों को खोया, इसीलिए मैं भी उनके दर्द को समझ सकता हूं। इसीलिए मैं सवाल भी पूछ रहा हूं कि जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। सिस्टम अगर नाकारा हो गया है, कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है, तो इससे शर्मनाक और क्या होगा? काजी इमरान। देखिए, बिल्कुल आज जितने लोग शायद यहाँ बैठे होंगे उस पैनल में, सबने अपना कोई न कोई खोया होगा। किसी न किसी करीबी को हम सब ने इस महामारी में खोया है, करीबी को हम सब ने इस महामारी में खोया है। कोई भी ऐसा नहीं होगा आज देश के अंदर जो ये कह सकता हो, जो इस महामारी को जिसने झेला नहीं है, इसकी तकलीफ को, इसके दर्द को जिसने ना झेला हो, जिसने खोया ना हो। तो आज मैं यही बात बार बार कह रहा हूं कि आज ये समय तालमेल बिठा के काम करने का है, आरोप प्रत्यारोप का समय बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सवाल तो उठाना पड़ेगा कि हमको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है। आज फिर हम कह रहे हैं कि तालमेल, अगर आप ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात काजी इमरान आप कह रहे हैं कि तालमेल बिठाकर काम करना होगा, फिर तो इस पर सवाल ही नहीं उठने चाहिए थे। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सरकार को हाईजैक कर लिया गया है, केंद्र सरकार अपने तमाम जो आदेश है उसको छोड़ रही है जबरदस्ती ऐसे वक्त में? मिलकर काम कर लिया ना, सवाल फिर क्यों उठा रहे हैं आप लोग? क्या ये भाजपा के ये बिल्कुल स्पष्ट बात, देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है। क्या ये समय सरकार को हाईजैक करने का है? क्या आप बताइए हमको, क्या एक चुनी हुई सरकार जिसको 70 में से 62 सीटें मिली हैं, जिसको 50% से ज्यादा जनता ने अपना विश्वास दिया है, तालमेल बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे आप लोग ये बताइए? आज उसको गलत तरीके से क्यों? हम दिल्ली वालों के हित के, दिल्ली वालों की बेहतरी के लिए हमने तालमेल बिठाया है। दिल्ली वालों को बिजली फ्री देने के लिए हमने तालमेल बिठाया एलजी के साथ। दिल्ली वालों के बिजली पानी फ्री देने से काजी इमरान साहब समस्या दूर हो जाती तो फिर ये नौबत ही नहीं आती ना। के साथ हम आपने अस्पतालों में क्या काम किया बताइए? अस्पतालों की स्थिति आपने शायद नहीं देखी होगी, दिल्ली में जाकर देखिए जरा,
जिन परिजनों ने अपनों को खोया है उनसे दर्द पूछिए जरा, जिसका जिक्र विपिन शर्मा जी भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, तमाम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। किसी न किसी का परिजन कोई न कोई ये तकलीफ जितनी इस वक्त हर कोई तकलीफ से गुजरा है। ये बिल्कुल तकलीफदेह बात है। आज हम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इस कंट्रोल करने के लिए इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा, इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा कि पूरे 1 साल पहले जब ये महामारी आई थी और इस 1 साल के दरमियान जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, जो व्यवस्थाएं किए जानी चाहिए थी, कितना अपडेट किया लोगों ने। हमने तो लगातार कोविड के अस्पताल बनाए, हमने अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई, लेकिन आज जो लोग मर रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे? आप इस वजह को इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आज ऑक्सीजन की वजह से आज लोग मरेंगे, आज मरीजों की संख्या ज्यादा हो गई। कैसे महामारी को कंट्रोल करना था? ये पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, राज्य सरकारों की थी। क्या मिल बैठ के कोई ये प्रयास किया गया? देखिए प्रेरणा जी, सुन तो लीजिए। आप तो इसी वजह से कह रहे हैं ना कि आप लोग वेंटिलेटर पे पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। आप लोगों की इसी आदत की वजह से पहुंच गई है। आप कोई बात ही नहीं होने देना चाहते हैं। आप बीच में सिर्फ अपनी प्रेजेंस लगाना चाहती हैं हर जगह। अरे कम से कम बात तो कर लेने दीजिए। आपका मौका आएगा, बोलिएगा। हम बिल्कुल सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। आप कम से कम एक स्वस्थ डिबेट तो होने दीजिए, एक हेल्दी डिबेट तो होने दीजिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सड़ी हुई पार्टी बन गई है, उसी तरीके से आप हर जगह पूरी डिबेट को आप डाइवर्ट करने का काम कर रही हैं। कम से कम ठीक है, गलत बात है। आपको कोई आईना दिखा दे, आपको बुरा लगता है? स्वस्थ डिबेट करिए। मेरा टर्न नहीं आया, 2 बार से आपने 2-2 राउंड दे दिए सब। नहीं, हमको बुरा नहीं लगता। ठीक है, विपिन जी को मिलाना चाहिए। विपिन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं जाऊंगा खेमचंद जी के पास। साल भर लेकिन ये काजी इमरान को मानना पड़ेगा कि कमियां हैं। अगर जनता मर रही है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो सरकारों को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए ऐसे वक्त में। जान देकर चुकानी पड़ रही है। विपिन जी। शंकर जी, मैं एक बड़ी 3 बातें बोलना चाहता हूं। क्या अब कम से कम, अब जब इतनी देर हो चुकी है, इतना जान मान को नुकसान हो चुका है, क्या अब राजनीतिक दलों के नुमाइंदे ये आश्वस्त करेंगे कि अब कम से कम हाथ जोड़ के इनसे विनती है, आग्रह है कि क्या अब ये लोग एक मंच पे खड़े दिखाई देंगे कि कम से कम अगर कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, जनहित के होते हैं, राजनीति अपनी तरफ, लेकिन अगर हमने देश को उभारना है इस कोरोना काल से, ये संकट की घड़ी है। आप पहले पीछे इतिहास में चले जाएं, स्पेनिश फ्लू, कॉलरा, प्लेग, वो आए और फिर चले गए अपना प्रकोप दिखा के। लेकिन ये जिस तरीके से कोविड का सर्ज हुआ है दूसरे तरीके से, ये अभी बहुत कुछ नुकसान देगा, बशर्ते कि अगर हम अब सुध ले लें, हम समझ जाएं। और देखिए, 100 बातों की एक बात, आप बच्चों की बात करिए कि बच्चों की तपस्या देखिए, सलाम करते हैं उन बच्चों को, पूरे देश के बच्चों को, कि कैसे देखिए कि बच्चों ने घरों में रह के तपस्या करी। और आज वो कभी सपने में सोचा था कि शिक्षा के मंदिरों पे ताले लग जाएंगे, बिल्कुल घरों में रहना पड़ेगा। बच्चे बड़े तो समझ आता है कि धैर्य दिखा सकते हैं, बच्चों ने जो धैर्य दिखाया है, और बड़ों से ज्यादा ये लोग सचेत रहे हैं। जिस तरीके से सैनिटाइजेशन को लेकर, मास्क को पहनने के, बड़ों को इन्होंने सबक दिए हैं। इन्होंने बोला है कि इनको आईना दिखाया है कि देखिए, आप किसी से भी पूछिए, बच्चे ज्यादा आज के ये जो जनरेशन के बच्चे हैं ज्यादा सावधान है। तो हम कम से कम एक मंच पे खड़े दिखाई दे। पहले टीकाकरण के समय भी, पहले हम टीके का इंतजार कर रहे थे कि कब टीका आएगा। जब टीका आया तब भी हमने राजनीति शुरू कर दिए, अरे भाई ये क्या होगा, ये कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे, कोविशील्ड जो भी है। देखिए, उस राजनीति से बचना चाहिए था। हमें समझना चाहिए कि ये किसी के दफ्तर में नहीं बना भाजपा का टीका। हमने देश को उभारना है कोरोना काल से। ये संकट की घड़ी है, ये काले बादल मंडरा रहे हमारे सर पर। हाथ जोड़ के विनती है, देखिए कि अब कम से कम हम लोग एक मंच पे खड़े हों, राजनीति छोड़ दें। ये हमारा सबका देश है, ये हम लोग सब देश प्रेमी है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द निजात पालें इस बीमारी से। ये मानवता का जो दुश्मन है कोरोना, हमारे सर पर मंडरा रहा है। हम इसको देश से बिल्कुल देश निकाला दे दें, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा कि हम संकल्प ले लें, प्रतिज्ञा ले लें कि हम लोग एकजुट होंगे, हम एक साथ खड़े दिखाई देंगे। ठीक है खेमचंद जी, अब दिल्ली में हालात क्या होंगे? अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। हालात अच्छे होंगे, खराब होंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपसे अनुरोध है, थोड़ा समय देना। 2-2 राउंड आपने सभी को दे दिए, आप मेरे को मिस कर गए थे।
मैं हाथ जोड़ के आम आदमी पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूँ, भैया केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है, हर तरीके की व्यवस्था हम आपको देने को तैयार हैं, हर तरीके की सपोर्ट देने को तैयार हैं। कम से कम जो पुराना आपका कोटा था 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का, उसको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था तो कर लो, उसको हॉस्पिटल तक तो पहुंचा दो, ताकि लोगों की जान ना जाए। और कम से कम अपने एसडीएमओ को बोल दो, अपने एमएलए को बोल दो, राजनीति ना करें। जो 45 अस्पताल को सप्लायर ऑक्सीजन दे रहा था उसको रोक के आपने लिमिटेड 17 हॉस्पिटल को कर दिया, बाकी 28 हॉस्पिटल में क्या हुआ सबने देखा। दूसरा, अपने एसडीएम को ऑर्डर दो। अभी आपने नजफगढ़, मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन आई है, नजफगढ़ के नागली में 2 ऑक्सीजन प्लांट चल रहे थे, जो लगभग 500 से ज्यादा ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो डेली बना रहे थे या भर सकते थे। उसको 20 अप्रैल से आपके एसडीएम के ऑर्डर पे बंद कर दिया गया। कई जगह एसडीएम के ऑफिस के आसपास कालाबाजारी चल रही है, वहां पे छापामारी नहीं हो रही। अभी ये पंजाबी बाग के पास कल ही एक टीवी चैनल ने एक्सपोज किया, मैं उस डिबेट में बैठा था। एसडीएम के बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पे वो कालाबाजारी चल रही है। इंडस्ट्री एरिया आपके पास तो इस समय पूरी फोर्स है, हजारों की संख्या में आपके पास सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर, उनको लेके जाओ, छापामारी करो। जो रैलियां हो रही हैं, कालाबाजारी रुकेगी, लोगों को मिलेगा। भैया प्लीज बोलने दो मेरे को, कृपया हाथ जोड़ता हूँ आपके, क्योंकि मैं 2 बार नहीं बोला हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने दो, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। नेक्स्ट बात आती है, अगर आप 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ले लेते तो उसके बाद भी आपके पास 100 मीट्रिक टन से ज्यादा का कोटा बचा हुआ है, क्योंकि केंद्र ने अब आपके पास 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात कही, आप उसको लो। केंद्र के हॉस्पिटल भी दिल्ली में संचालित हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपको सपोर्ट दे रहे हैं। राजनीति छोड़ दो, अपने अधिकारियों को थोड़ा टाइट करो और अपने एमएलए जो गंदी राजनीति कर रहे हैं उनको रोको। वैसे ही आपने अभी राधा स्वामी सत्संग में जो फैसिलिटी बनी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी, आईटीबीपी के वहां पे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, बाबा जी की कृपा से वहां पे भोजन मिल रहा है, पूरी व्यवस्था है, साफ सफाई है, बहुत अच्छे बेड हैं। आप वहां की जो सुविधाएं हैं, वहां की जो फैसिलिटीज है, वहां की जो मेडिकल इक्विपमेंट है, वहां की ऑक्सीजन है, वो आप दूसरी जगह डाइवर्ट कर रहे हो। आप आधार कार्ड देख के कि अगर साउथ दिल्ली का कोई बंदा है तो 10 में से चलो 1 को ले लो, बाकी दिल्ली के लोगों को आप वहां पे भगा रहे हो। लोग मर रहे हैं, आज भी मेरी रिपोर्ट के अनुसार वहां पे 5-7 मर चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पे दुखी हाहाकार मचाए खड़े हुए हैं। जब बेड खाली पड़े तो भाई क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों गंदी राजनीति करो, मत करो। आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, राजनीति करने के लिए बहुत लंबा समय है, हम सब करेंगे, करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिल्ली को बचाने का समय, हाहाकार मचा हुआ है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, लोग पीड़ित हैं। आप सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं। राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए कह के आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं। प्रचार तो फिर किसी को नहीं करना चाहिए, का काम कर रहे हैं। कम से कम शर्म कीजिए। समय है पॉजिटिविटी का, ये पॉजिटिव माहौल बनाए, सकारात्मक विचार, आपस में हम नेगेटिव माहौल न बनाए। देश की भी बात कर लीजिए, पूरे देश आधा ग्लास जो खाली है आधा भरा भी है, ये भी समझना पड़ेगा। एक एक करके काजी इमरान और खेमचंद जी दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक एक करके अपनी बारी पर बोलिए। फैसिलिटी दी जाएगी, काजी इमरान जी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन काम तो भैया आपको करना पड़ेगा। सरकार ठीक है, खेमचंद जी आपका समय 9,000 करोड़ का बजट आपका है, प्लीज प्रेरणा जी मैं आपको लाना चाहता हूँ, राजनीति छोड़ दो। प्रेरणा जी, क्या वाकई में दिल्ली के हालात अरविंद केजरीवाल से नहीं संभल रहे थे? देखिए, ये बात ठीक है कि दिल्ली के हालात केजरीवाल जी से नहीं संभल रहे थे, और आज जो दिल्ली की दुर्गति है, दिल्ली में लोग मर रहे हैं, उसके लिए केजरीवाल जी पूरे जिम्मेदार है। लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन कर लें। उसका हल ये था कि केंद्र सरकार अपने क्वारंटाइन सेंटर सेटअप करती, दिल्ली को वेंटिलेटर मुहैया कराती। प्रेरणा जी, फिर तो हर राज्य पे रूल लागू होता है ना, जहाँ जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ पर स्थिति सामान्य है, वहाँ की स्थिति देखिए ना जरा। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं बार बार कि राजनीति करने का समय नहीं है। आप एक दूसरे पर हुई सरकारों के एक दूसरे पर आरोप लगा के समस्या का समाधान प्रेरणा जी नहीं होगा। ऐसा क्या दिल्ली में बदलाव ला देगी? क्या जो 7 सांसद है दिल्ली में चुने हुए, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उनकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। चुनी हुई सरकारों का हनन के अधिकारों का हनन करना कोई हल नहीं है। आपको ध्यान नहीं है, कम करिए, दिल्ली की कभी वक्त कम है, विपिन जी के पास जाना चाह रहा हूं। अधिकारों का हनन विपिन शर्मा जी आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहता हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप दोनों को रोक रहा हूँ, प्रेरणा जी और काजी। एक मिनट मैं आगे करूंगा, आप अधिकारों की बात करते हैं, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। प्रेरणा जी थोड़ा मौका दे दीजिए। विपिन जी कम से कम अभी तो छोड़ दीजिए। हाँ। मैं 1 मिनट
मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए पुरानी कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर गलती किसी की है तो हम सब लोग स्वीकार करें कि हम सब लापरवाह हो गए थे। अचानक हमने सोचा कि चलिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है तो अब बस कोरोना पे काबू पा लिया है, हम लोग हल्के में लेने लग गए थे। जिम्मेदारी सबकी है, अगर शासन प्रशासन सरकारों को बोलते हैं सब जिम्मेदारी सबकी है। अब कम से कम अगर हमने अपने इस महान देश को उभारना है कोरोना काल से, देखिए बाहर के मुल्क भी हमारी मदद कर रहे हैं और वो भी ये नहीं है कि एक तरफा है, और वहां पर भी हमने अच्छे कर्म करे हैं। हमने बाकी मुल्कों को जब उन पे आपदा आई थी हम हमेशा खड़े थे वहां पर, तो आज उसी का ये परिणाम है कि वो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। अब कम से कम एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए सबकी कि हम लोग यहाँ पर पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, ना कि हम सिर्फ एक सिक्के का एक ही तस्वीर एक ही पहलू देखें, बोले नहीं देखिए क्या हो रहा है, सारी जगह त्रासदी हो रही है। हमें यहाँ पर देश को उभारना है। देखिए जो जान मान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, वो निश्चित बात है। वो तो परिजनों से पूछिए, हमारे आसपास परिवार में ऊपर नीचे आगे पीछे यहाँ पर बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और यहाँ पर हमने देश को उभारना है। अभी हमने देखा टीकाकरण अभियान के बाद कि यहाँ पर एक नया माहौल बना था, जीएसटी कलेक्शन भी अच्छे हो गए थे, जीडीपी आंकड़े जो धरातल पे आए हुए थे, एक नया उम्मीद की किरण आ गई थी। अब फिर वही वाली बात है, अगर लॉकडाउन जल्दी से एक लाइन में मैं चाहता हूं, क्या दिल्ली के हालात बदलेंगे? अब कम से कम क्या दिल्ली के हालात अब बदलेंगे विपिन शर्मा जी? देखिए उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और अब ऐसी उम्मीद अपेक्षा करी जा रही है कि इतनी बड़ी जो आपदा हमारे सर पे आई है उससे सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये जो दिल्ली की सरकार है, ये आपस में तालमेल का जो अभाव था, देखिए तालमेल का अभाव था। पहले कोरोना काल में क्या हुआ था पिछले साल, प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए पलायन करने के लिए। ट्रॉलियों ने जो बैग थे वो ट्रॉलियों का काम कर रहे थे, गर्भवती महिलाएं लंबे सफर पे निकल गई पलायन करने के लिए। जबकि एक तरफ प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में बोला था कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ये संक्रमण फैल जाएगा, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, तो स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी। लेकिन वहां पर हुआ क्या, प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए पलायन करने के लिए और अभी हमने दोबारा वो दृश्य देखे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद जी, प्रेरणा जी, काजी इमरान, विपिन शर्मा जी, आप चारों मेहमानों का हमें वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि कोरोना से दिल्ली बेहाल है, हालात सुधरेंगे कैसे? अब जो सवाल बार बार ये उठ रहा है कि एलजी को जो पावर मिली है, क्या उससे कोरोना का गेम ओवर होगा? दिल्ली में नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा? क्या स्थितियां होंगी? क्या मिलकर काम होगा या फिर ब्लेम गेम होता रहेगा और पिसती रहेगी दिल्ली की जनता? सबसे बड़ा अखाड़ा में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।